नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प संयोग पर बात करने वाले हैं, जब कुंडली में गुरु और केतु एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या असर डालते हैं। चलिए डॉक्टर गौरव भास्कर के विश्लेषण के आधार पर इसे परत दर परत समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम गुरु और केतु को अलग अलग समझेंगे, फिर देखेंगे कि इनके मिलने से क्या होता है। इसके बाद हम कुंडली के सभी 12 भावों में इसके असर को जानेंगे, कुछ उपायों पर बात करेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर की। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु का दर्जा दिया गया है। ये ग्रह हैं ज्ञान के, धर्म के, उच्च शिक्षा और नैतिकता के। मतलब जहां भी बृहस्पति होंगे वहां चीजें फैलेंगी, विस्तार होगा, क्योंकि ये आशीर्वाद और दिव्य बुद्धि के कारक हैं। अब आते हैं केतु पर। केतु थोड़े रहस्यमयी हैं। केतु का संबंध है वैराग्य से, मोक्ष से और हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से। ये आध्यात्मिक गहराई देते हैं, लेकिन साथ ही अलगाव भी। केतु को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जिसका सिर नहीं है। मतलब ये हमें भौतिक दुनिया से परे सोचने पर मजबूर करते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या होगा जब बृहस्पति का दिव्य ज्ञान और विस्तार केतु की आध्यात्मिक गहराई और वैराग्य से मिलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं कि कर्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। ये योग किसी को एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक या ज्योतिषी बना सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर यही संयोग कुंडली में पीड़ित हो तो इंसान की अपनी मान्यताओं में कन्फ्यूजन हो सकता है, गुरुओं से निराशा मिल सकती है और कभी-कभी आध्यात्मिकता का रास्ता भी भटक सकता है। यहां एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, गुरु यानी बृहस्पति हर चीज को फैलाते हैं, विस्तार देते हैं। वहीं केतु वो चीजों से अलग करते हैं, वैराग्य देते हैं। तो जब ये दोनों साथ आते हैं तो इंसान पारंपरिक रस्मों रिवाजों से ऊपर उठकर असली सच की खोज में निकल पड़ता है। वो धर्म के बने बनाए ढांचों पर सवाल उठा सकता है, अंधविश्वास को सिरे से खारिज कर सकता है। तो एक तरफ तो ये बहुत गहरी इंट्यूशन मतलब सहज बुद्धि देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये इंसान को एक बड़े क्राइसिस ऑफ फेथ या विश्वास के संकट में भी डाल सकता है। अब चलिए भाव के अनुसार इस संयोग के विश्लेषण पर चलते हैं। सबसे पहले पहला भाव यानी लग्न, जो हमारे व्यक्तित्व का घर है। यहाँ ये संयोग इंसान को स्वभाव से काफी शांत और दार्शनिक बना देता है। ऐसे लोगों के आसपास एक आध्यात्मिक सी आभा होती है और वो दुनियादारी के ड्रामे से थोड़ा अलग रहते हैं। ये बहुत अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये योग पीड़ित हो तो अपनी पहचान को लेकर कन्फ्यूजन और जिंदगी में दिशा की कमी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, जो हमारी वाणी और धन संपत्ति से जुड़ा है। यहाँ ये युति इंसान की वाणी में एक आध्यात्मिकता लाती है। उनकी कमाई का जरिया भी अक्सर ज्ञान से जुड़ा होता है। हो सकता है कि उनका परिवार काफी धार्मिक हो, लेकिन वो खुद पारिवारिक मूल्यों से थोड़ा कटा हुआ महसूस करें। आध्यात्मिक वक्ताओं और शिक्षकों के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तीसरे भाव में जो साहस और कम्युनिकेशन का है, ये संयोग इंसान को फिलॉसफी यानी दर्शन पर लिखने या आध्यात्मिक विषयों पर कुछ प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करता है। उनके अंदर एक गजब का आत्मबल होता है। लेकिन हाँ, भाई बहनों के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं और उनकी सोच थोड़ी कह सकते हैं कि गैर भौतिकवादी होती है। चौथे भाव पर आते हैं, जो हमारी माँ, घर और भावनात्मक सुख का है। यहाँ ये युति घर में एक आध्यात्मिक माहौल बनाती है। ऐसे इंसान को जमीन जायदाद से ज्यादा लगाव नहीं होता और वो भावनात्मक रूप से काफी परिपक्व होते हैं। पर अगर ये योग पीड़ित हो तो माँ से दूरी बन सकती है या मन में एक अजीब सी बेचैनी रह सकती है। पांचवा भाव ये इस संयोग के लिए सबसे शक्तिशाली भावों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्व पुण्य और बुद्धि का घर है। ये दिखाता है कि इंसान पिछले जन्म से कोई आध्यात्मिक पुण्य लेके आया है। इनमें मंत्र सिद्धि की जबरदस्त क्षमता होती है और इनकी इंट्यूशन कमाल की होती है। ज्योतिष में भी इनकी गहरी रुचि होती है और हाँ, बच्चों के साथ इनका एक गहरा कार्मिक कनेक्शन होता है। छठे भाव की बात करें तो ये सेवा और बाधाओं का घर है। यहाँ ये संयोग इंसान को एक आध्यात्मिक हीलर यानी आरोग्य साधक बना सकता है, या फिर कोई ऐसा गुरु जो सेवा भाव से काम करता हो। ऐसे लोग धर्म के रास्ते पर चलकर जीत हासिल करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अगर ये युति पीड़ित हो तो लिवर या पाचन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सातवां भाव जो विवाह और पार्टनरशिप का है,
यहाँ ये योग एक आध्यात्मिक जीवन साथी की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि शादी का आधार ही दर्शन और आध्यात्मिकता हो। हालांकि रिश्तों को लेकर इनका रवैया थोड़ा उदासीन, थोड़ा डिटैच्ड हो सकता है, और अगर ये पीड़ित हो तो पार्टनर से निराशा या विचारों का टकराव भी संभव है। अब आते हैं 8वें भाव में, जो कि गहरे रहस्यों, बदलावों और गुप्त विद्याओं का घर है। यहाँ ये संयोग बहुत ही गहरा असर डालता है। ये इंसान को गुप्त विद्याओं में महारत दे सकता है, शास्त्रों पर गहरी रिसर्च करने की क्षमता दे सकता है। अचानक से आध्यात्मिक जागृति का अनुभव भी हो सकता है। मतलब तंत्र, ज्योतिष जैसी गूढ़ विद्याओं के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। लेकिन सावधान, ये अचानक से विश्वास का संकट भी पैदा कर सकता है और छिपे हुए डरों को भी बाहर ला सकता है। 9वां भाव, जो धर्म और उच्च ज्ञान का अपना ही घर है, यहाँ तो ये युति बहुत ही मजबूत मानी जाती है। ये इंसान को एक स्वतंत्र विचारक, एक फ्री थिंकर बनाती है। ऐसा इंसान पारंपरिक धर्म पर सवाल उठाता है और अपने लिए एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक रास्ता खोजता है। और अगर ये युति अच्छी स्थिति में हो तो इंसान एक सम्मानित दार्शनिक बन सकता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सकती है। 10वें भाव की बात करते हैं, यानी करियर का भाव। यहाँ ये संयोग आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक सलाहकार, काउंसलर या फिर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर जैसे प्रोफेशन की ओर ले जा सकता है। एक और चीज, करियर में अचानक बदलाव या कोई गैर पारंपरिक पेशा अपनाने की संभावना भी यहाँ बनी रहती है। 11वें भाव में इंसान को लाभ अक्सर शिक्षण या ज्ञान देने के माध्यम से होता है। वो आध्यात्मिक समुदायों का हिस्सा बनते हैं। इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत चुनिंदा होती है। और एक ज़रूरी बात, इनकी भौतिक या मटीरियलिस्टिक इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती। और अब आखिर में 12वां भाव, जो मोक्ष और वैराग्य का घर है। यहाँ ये युति एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक स्थिति बनाती है। ये गहन ध्यान, अपनी मर्जी से दुनिया से अलगाव और संन्यास की ओर झुकाव को दिखाती है। अगर ये युति मजबूत है तो समझिए कि इंसान की पूरी जिंदगी का केंद्र ही मोक्ष पाना होता है। लेकिन अगर ये पीड़ित हो तो ये पलायनवाद यानी एस्केपिज्म और विश्वास में भ्रम भी पैदा कर सकती है। तो सवाल उठता है कि इस शक्तिशाली संयोग के प्रभावों को संतुलित कैसे किया जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी उपाय किसी की कुंडली का पूरा विश्लेषण किए बिना नहीं अपनाना चाहिए। ये बस कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। जैसे गुरु के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप और गुरुवार को बृहस्पति की पूजा करना अच्छा माना जाता है। वहीं केतु के लिए ओम केतवे नमः का जाप और भगवान गणेश की पूजा की सलाह दी जाती है। इन दोनों के संयुक्त उपाय के तौर पर भगवद गीता का अध्ययन करना और किसी सच्चे गुरु की सेवा करना बहुत सहायक हो सकता है। और हां, नैतिक आचरण बनाए रखना और अंधविश्वास से दूर रहना तो सबसे जरूरी है। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे मजबूत उपाय क्या है? वो है धर्म के अनुसार जीवन जीना, सही रास्ते पर चलना। असल में यही इस संयोग का असली सार है और यही इसका सबसे बड़ा उपाय भी है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। गुरु और केतु का संयोग असल में परम सत्य के एक खोजी को जन्म देता है। हो सकता है कि ये शुरुआत में आपकी पुरानी मान्यताओं को हिला दे, लेकिन अंत में ये गहरे आंतरिक ज्ञान का निर्माण करता है। और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए एक जरूरी सलाह, इस संयोग को कभी भी अकेले में मत देखिए। हमेशा ये जांचिए कि बृहस्पति कितने शक्तिशाली हैं, ये युति किस राशि और नक्षत्र में है, इस पर किन ग्रहों की दृष्टि है और दशा कौन सी चल रही है। इन सबको मिलाकर ही सही विश्लेषण हो सकता है। ये पूरा गहन विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर के काम पर आधारित है। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति से गुरु और केतु के इस अनोखे संयोग को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।